नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और रविंद्र जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। तो शुरुआत करूं मैं सवालों की, उससे पहले एक बार जोरदार तालियां आप लोग सभी बजा दीजिए। रविंद्र जी, बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो शुरुआत विकास के साथ कर लेते हैं। बनारस की नॉर्थ सीट से आप आते हैं, कितना विकास आप देखते हैं, कितना परिवर्तन आप देखते हैं बीते सालों में? 10 साल के अंदर बनारस में जब से माननीय मोदी जी आए तो 45,000 करोड़ रुपए से हर सेक्टर का विकास किया गया। चाहे रेलवे हो, चाहे रोपवे हो, चाहे रोडों का जाल हो, चाहे सुविधा हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, स्पोर्ट्स हो, यानी हर सेक्टर का, यहाँ तक कि मंदिर हो, सनातन परंपरा के सिद्धांत पर शहर का विकास किया गया। कई बार विकास तो होते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा सनातन परंपरा है, उससे लोग परहेज करते थे। काशी के अंदर जो यात्री आते हैं वो जाते हैं विश्वनाथ मंदिर, वो खोजते हैं कि हमें रास्ता कहाँ है और रास्ते में जो आर्ट है, आर्टिज्म है, वो दिखाई पड़ना चाहिए। तो सनातन परंपरा के हिसाब से शहर का विकास किया जा रहा है। यह देश में पहली बार हो रहा है। इसके पहले क्या था, सनातन परंपरा हमारी संस्कृति लोग गुरेज करते थे और पश्चिमी कल्चर के हिसाब से यहाँ विकास काम होती थी। पहली बार हो रहा है। जिस शहर की जो पहचान है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो 45,000 करोड़ रुपए से पूरा विकास हुआ। केवल काशी ही नहीं, कल आप देखेंगे कि शहर के अंदर जब प्रधानमंत्री जी ने काशी को पुनः अपनी तीसरी बार के लिए चुनाव के लिए काशी शहर को चुना, तो पूरे शहर के लोग सड़कों पर उतर करके उनका अभिनंदन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे और अलग अलग वाद्य के माध्यम से उनका अभिनंदन कर रहे थे। जब मैंने देखा कई लोग हमको बाहर के भी मिले, हमने कहा आप कैसे आए हुए? कहा माननीय प्रधानमंत्री जी काशी में आ गए तो गाजीपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर का विकास तो हो रहा है, यानी पूरे पूर्वांचल के विकास हो रहा है। और उस विकास का लाइन देखिए, बनारस से प्रयागराज 6 लेन, बनारस से लखनऊ 4 लेन, बनारस से आजमगढ़ 4 लेन, बनारस से गोरखपुर 4 लेन। और जो बनारस की छोटी जिला है, ये इसमें 3 जिला काट दिए गए, भदोही और चंदौली। तो उसकी रेडियस है वो छोटा हो गया था, तो इस कारण जाम होती थी। प्राचीन शहर है, शहर में समस्या क्या थी कि शहर का विकास भी हो, शहर में रहने वाले आबादी को दिक्कत भी ना हो। यानी अगर नया खेतों में प्लाट करके हमें मकान बनाना हो तो आसान है, लेकिन रहते हुए मकान में बनाना होता है, दिक्कतें होती है। तो उसको भी देखते हुए सीवर के नई लाइन डाला गया, पेयजल का लाइन डाला गया, हमारे पास गैस का डाला गया है। ये सब लाइन डालते हुए आबादी को कोई दिक्कत न होने पावे, एक चैलेंज था। उस चैलेंज पर हम आगे बढ़े। आप 2 बार मंत्री बने, 3 बार विधायक बने, दुनिया पैसों के पीछे भाग रही है, आप वेतन लेने के लिए मना कर रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? मेरे पिताजी जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े थे। मैं 2002 में चुनाव लड़ने गया, पहली बार भाजपा की सरकार थी। तो बनारस शहर के कुछ व्यापारी चंदा लेके आए, तो मेरे को लगा अंदर से, मेरी उम्र से थी 32 साल की, मेरे को जो चंदा दे रहा है 1,50,000 रुपया, वह कहीं न कहीं हमसे कुछ अपेक्षा करेगा। वो अपेक्षाएं उनकी सही हो गलत हो जो हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने चंदा लेने से मना कर दिया। मैं पिताजी के पास पहुंचा, क्या चंदा लेंगे हम, तो हमसे गलत अपेक्षा करते हैं। तो पिताजी कहा चंदा तुमको नहीं लेना है, जो अपने पास सक्षम अपना लड़ाओ, कैंपस में चुनाव लड़िए आप। दूसरी बात कि राजनीति में जा तो रहे हो, किसी प्रकार का धन घर में नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार का। मैं फिर चुनाव उस समय तो हार गया। जब जीता 2012 में, तब तक पिताजी शरीर से नहीं थे। तो मेरे लगा पिताजी के प्रति हमारा समर्पण क्या होगा, जो उन्होंने हमसे कहा था जीवन में, उसको संकल्प के रूप में चलने का। तो 12 में जब विधायक बना तो वेतन की बात आई, तो हमारे वित्त मंत्री जी खन्ना जी थे, हुकुम सिंह जी थे, हमने कहा कि हम वेतन नहीं लेंगे। कैसा नहीं है, वेतन लेकर के आप बाकी काम में सामाजिक काम करिए। हम के सामाजिक काम हम सब करते हैं। बहुत से ऐसे विधायक प्रत्याशी जो हार जाते हैं फिर भी सामाजिक काम वो करते हैं। बहुत से भाजपा में, सपा में, अन्य पार्टियों में भी लोग हैं जो राजनीति सर्वाइव करते हैं, वो संघर्ष करते हैं लेकिन तनख्वाह नहीं लेते। जब वो कर सकते हैं तो तनख्वाह हम क्यों लेने जाए। तो हमने तनख्वाह लेके दिया कि यह मुख्यमंत्री के आपदा राशि में जमा हो। तो मुख्यमंत्री के आपदा राशि में यह पैसा जमा होता है। एक दुखद था कि कोरोना काल आया। कोरोना काल में सरकार ने मदद किया। थोड़ा मेरे को अच्छा लगा कि मैं उत्तरी जनता की तरफ से जो हमने वेतन छोड़ा था वह भी मुख्यमंत्री आपदा राशि में जमा होता है, और उसका सदुपयोग होने का अवसर आ गया था, उसका उपयोग किया गया।
लेकिन अगर हम वाराणसी की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से काफी ज्यादा बदलाव हम देखते हैं। इसके पीछे की क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है? और अगर हम बात करें फ्लाईओवर्स की, रेलवे ब्रिज की बात कर लें, तो बहुत बड़े बदलाव हम देखते हैं। काशी को बहुत पुरानी, हम कहते हैं कि बहुत पुरानी नगरी है, महादेव ने इसे बसाया था, लेकिन विकास की अगर हम बात करें तो विकास से बहुत टाइम तक ये अछूता रहा। हाँ, काशी से लोग परहेज करते थे। बाकी पार्टियां के लोग, जो कि सनातन परंपरा का, हिंदू परंपरा का एक शहर है, तो उनके लिए परहेज करते थे। पूर्व के सरकारों में विकास करने के लिए कुछ उनके लिए जिले चिन्हित किए गए थे। सपा के कार्यकाल में मैनपुरी, इटावा इधर होता था, आजमगढ़ में हुआ था। एक घटना है कि जब हम सब 12 विधायक थे और आजम खां जी उसमें मंत्री थे, उन्होंने कब्रिस्तानों के बाउंड्री के लिए पैसा दे रहे थे कि सभी उत्तर प्रदेश के कब्रिस्तान की बाउंड्री कर दिया जाए। मैंने उठा सदन में, हमने कहा है कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई अच्छी बात है, लेकिन काशी में मणिकंका घाट भी है, जरा वह भी सुंदर हो जाए। कब्रिस्तान सुंदर हो जाए अच्छी बात है, लेकिन मणिकंका घाट भी हमारा सुंदर हो जाए। मोक्ष की शहर है, हमने पूरा विषय रखा है, लेकिन उन्हें एक पैसा दिया नहीं। अब मणिकंका का सुंदर बन रहा है, मणिकंका घाट बन रहा है, हरिश्चंद्र घाट बन रहा है, जो हमारी मोक्ष की शहर काशी की पहचान है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ के अंतिम संस्कार करने से सीधे मोक्ष मिलता है, ऐसा लोगों को विश्वास है। तो लोग आसपास के जनपद के लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन वहाँ व्यवस्था कुछ नहीं था। अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, योगी जी आए हैं, इन लोगों ने मिल करके बहुत शानदार उसका विकास करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनके दिल के बेहद करीब है काशी। हम देखते हैं कि अगर मुख्यमंत्री के दौरे की बात कर ले तो बैक टू बैक लगातार सबसे ज्यादा जो मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने वाराणसी का दौरा किया है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। आप यहाँ से विधायक हैं, क्या आप इसको किसी प्रेशर की तरह लेते हैं या फिर इसका फायदा होता है? फायदा होता है। फायदा जब माननीय मुख्यमंत्री जी काशी आते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी का एक क्षेत्र विधानसभा अगर गोरखपुर है, उनका पीठ गोरखपुर है, तो काशी विश्वनाथ जी भी उनका पीठ है। महाराज जी हम देखें कि जब गोरखपुर जाएंगे तब काशी आते हैं, बाबा का दर्शन करेंगे, विकास की समीक्षा करेंगे। आज उनके विकास का समीक्षा कारण से जो विकास की गति है वो काफी तेजी से है। उन्हें क्या होता है कि पैसा तो आ गया, फंड तो आ गया, फंड आने के बाद समीक्षा के अभाव में उसकी गति धीमी होती थी। लेकिन मुख्यमंत्री जब यहाँ आते हैं तो प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुपालन में सारे विकास कामों की समीक्षा लेते हैं। थोड़ा तो कभी कभी अधिकारियों को टाइट भी करते हैं, वार्निंग भी देते हैं, तो इस कारण से बहुत तेजी से गति पा रहे हैं लोग। आपने भी जाम का जिक्र किया, जाम की समस्या। अगर बीते कई सालों का हम रिकॉर्ड उठाकर देखें तो अब जाम की समस्या काफी ज्यादा कम होती है, लेकिन अभी भी है। पहले क्या रणनीति रही जिसके चलते अब जाम की समस्या काफी ज्यादा कम हो गई, लोगों के लिए आना काफी ज्यादा आसान हो गया है बनारस? उदाहरण स्वरूप बाली गाजीपुर के व्यक्ति को जाना है प्रयागराज, हाँ। तो वह शहर के से होकर जाता था, शहर में आके जाए। किसी बिहार के आदमी को जाना है जौनपुर, तो भी शहर के मध्य से होकर जाए, ट्रक भी, बसें भी। इनके पास कोई बाईपास नहीं था। अब जो रिंग रोड बना दिया गया 39 किलोमीटर का, उस रिंग रोड से अगर गाजीपुर को जाना है प्रयागराज तो बाहर निकल, शहर में आएगा नहीं। अगर जाना है बिहार वाले को जौनपुर जाना है तो शहर में नहीं आएगा, बाहर निकल जा रिंग रोड से। तो रिंग रोड के बना देने से क्या हुआ कि शहर में जाम, जो भारी वाहन थी वह नहीं आ रही है। अभी भी शहर के अंदर कुछ हमारे चौक है, गदुलिया है, जो मोहल्ले हैं, हम इनको पूरी तरह से तोड़ करके चौड़ा कर दे ठीक नहीं है। गलियों का शहर है, वो हमारी हेरिटेज है, वह भी बनी रहे। बाकी चौड़े सड़कें जो बन रही है वो रिंग रोड बन रहे हैं, वो फ्लाईओवर बन रहे हैं, लेकिन जो हमारा बाबा विश्वनाथ मंदिर के रेडियस में आता है 3 किलोमीटर में, उस 3 किलोमीटर गली है, गली रहनी भी चाहिए। यानी कि बनारस की पहचान गलियों से है और गलियां आगे भी रहेंगी, रहनी चाहिए। लेकिन उसके रहते हुए कैसे आगे लोगों को समस्या ना हो, इसको लेकर प्लानिंग की जाए। अब आप देखेंगे गुदुलिया से दशमत घाट पर, गुदुलिया से लेकर चौक तक, मदागिन तक लगभग हो गया है नो व्हीकल जोन। अभी अब चले जाइए आप तो वहाँ हजार में केवल मोंड दिखाई पड़ रही, तो वहाँ व्हीकल जाएगा नहीं, जाता ही नहीं है। और अच्छी बात न जाए, जैसे आप देखते कहीं पर मॉल होता है, नैनीताल के अंदर मॉल है, मंसूरी के अंदर मॉल है, तो मॉल होता है नो व्हीकल जोन। उसी प्रकार से चौक गुदुलिया घाट पर यह रखा गया नो व्हीकल जोन। यहाँ पर लोग जाते हैं पैदल, और इसको तोड़ करके चौड़ा किया जाए, ये ठीक भी नहीं है। पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, अब हजारों की संख्या में हर दिन लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक सर्वे रिपोर्ट आई है कि न्यू ईयर्स मनाने के लिए जो हमारे नए जनरेशन के बच्चे हैं, वो 31 दिसंबर को सबसे अधिक भीड़ होती थी गोवा के अंदर, लेकिन इस साल में
गोवा के रिकॉर्ड तोड़ते हुए काशी विश्वनाथ में अधिक पर्यटक आए। यानी नए जनरेशन के लोग भी 1 जनवरी को बाबा का आशीर्वाद लेना है, यह मानता वाले लोग वहां पर बाबा के मंदिर पर आए और गोवा के रिकॉर्ड को तोड़ करके सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर काशी में है। यूथ भी काफी ज्यादा आध्यात्मिक की राह पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्योंकि पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो ऐसे में लोगों के लिए दर्शन करना और साथ ही यहाँ पर आके ताकि वो एक्सप्लोर कर सके, तो उसको लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं ताकि लोग आसानी से दर्शन कर सके? उत्तर प्रदेश के अंदर एक बूम है, एक विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी के काशी के हैं, यूपी के सांसद हैं, इस बात का क्रेज है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं। हम सब यूपी इन्वेस्टमेंट समिट का एक योजना बनाया गया। सरकार का लक्ष्य था कि हम 10,000 करोड़ लोगों को इन्वेस्ट कराएंगे। इसमें 34,000 करोड़ का कराया गया एमओ। उस एमओ में जो सरकार ने पॉलिसी बनाया 19 बनाए कंपोनेंट। उस 19 कंपोनेंट में एक कंपोनेंट हम टूरिज्म पर है। आज कोई भी आदमी होटल खोलना चाहता है तो उसको 20% सब्सिडी है। माना कि 100 करोड़ रुपए में कोई होटल बनाना चाहता है 5 स्टार, तो 5 स्टार होटल में सरकार उसको सब्सिडी दे रही है 20 करोड़ का। प्लस विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करने में विकास शुल्क 0 है, आपकी रजिस्ट्री 0 है, स्टाम्प की ड्यूटी 0 कर दिया है। इन सब के पीछे कि जब टूरिस्ट आ रहे हैं तो हमें होटल चाहिए, हमको रूम चाहिए, और रूम के लिए उद्यमी आगे आएंगे। हर होटल में 200-300 लोग वर्कर होंगे जिनको परिवार में उद्योग मिलेगा, काम मिलेगा। सरकार ने इसी को प्रमोट करने के लिए जो उत्तर प्रदेश के अंदर बाढ़ आ रही है, विकास की बाढ़ आ रही है, तो उसको देखते हुए तमाम योजना लेकर आई है। और उसी योजना को लाभ उठा करके आज यहाँ पर ग्राउंड सेरेमनी में लगभग 17,000 करोड़ के लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। और बनास के अंदर भी कई 5 स्टार होटल हैं, होटल आ रहे हैं। एक नहीं हुआ है, जल्द ही सरकार इस पर विचार कर रही है। क्यों हम दिल्ली एनसीआर के तरह लखनऊ एनसीआर कर दिया गया है और वाराणसी एनसीआर कर दिया जाए, जिससे कि आसपास के जिले जौनपुर है, चंदौली है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, भदोही है, इनको वाराणसी एनसीआर लेकर के विकास किया जाए। क्योंकि बनारस के अंदर लैंड बैंक कम है, लेकिन यहाँ मिर्जापुर के अंदर, सोनभद्र के अंदर यहाँ लैंड बैंक है, तो पूरे एनसीआर के नाम पूरा विकास करने की प्लान करिए। मैं चाहूंगी कि आप उन कार्यों का भी जिक्र करें जो आपके द्वारा अपने क्षेत्र में किए गए हैं विकास के लिए। उसके काउंटी कराना शुरू करेंगे तो लंबी सूची होगी। मैं बताऊं, हम लोगों ने क्या है कि लगभग 650 के आसपास डेवलप अनडेवलप कॉलोनियां हैं, बस्तियां हैं, पुरानी बस्तियां हैं। इन क्षेत्रों में सीधे सीधे सीवर जा रहा था बरुणा में, और बरुणा सीवर जा रहा था गंगा में। यानी कि इधर बरुणा पार्क के क्षेत्र का लगभग 3 लाख की पॉपुलेशन होगी। इस 3 लाख की पॉपुलेशन के जो मकान हैं, उन मकानों का सीवर की पानी, यहाँ सीवर ट्रीटमेंट था ही नहीं। तो सीवर ट्रीटमेंट न होने के कारण से सारा सीवर जाए बरुणा में और बरुणा से जाए गंगा में। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको आकर के 14 में सबसे पहले काम किया कि सीवर ट्रीटमेंट प्लान बना दिया। तो उससे बरुणा की गंदगी रुक गई। सभी मकानों में पेयजल समस्या थी, तो हर घर में अमृत योजना डाला गया, नल डाला गया। फिर उसके बाद चौके गलियों का पूरा जाल बिछा दिया गया। आज हम कह सकते हैं कि पूरे ये जो 600 के आसपास डेवलप अनडेवलप कॉलोनियां होंगी, शायद कहीं 5-10% मिल जाए। सब लगभग पक्के बन चुके हैं, हर गली पक्के बन चुके हैं, सड़कें पक्की बन चुकी है, प्रॉपर वहाँ पर लाइट है, पार्क का विकास किया गया है, 150 के ऊपर पार्क हैं जिनका विकास किया गया है। और 5-10% तो नई कॉलोनी बन जाती है, नए पार्क बन जाते हैं, तो वह विकास चलता रहेगा। इसकी प्रक्रिया बनी है, ये पूरा किया गया। बनारस की पहचान साहित्यकार और संगीत का है। तो बनारस में संगीत के क्षेत्र में चारों विधाओं में नृत्य है, नाट्य है, गायन है, वाद्य है, सभी विधाओं के यहाँ पर पद्मश्री, पद्म भूषण बड़े बड़े कलाकार रहे। तो हम लोगों ने इसको यह भी प्रयास किया गया है कि गिरजा देवी का बनाया गया है हाल, जहाँ कार्यक्रम करने के लिए। फिर रुद्राज बनाया गया, संगीत के प्रतिदिन बच्चे वहाँ पर कार्यक्रम कर सके, और जो इसको पर्यटक आते हैं वो वहाँ देख सके उसको। संगीत का भी क्षेत्र हुआ विकास, साहित्य किस्म काम किया गया। रविंद्र जी, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो कुछ मेरे हाथ रिपोर्ट्स भी लगी जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि आपके रहते हुए सरकार को चूना लगाना मुश्किल हो गया है, जनता को ठगना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो जरा उस बारे में भी बताइए। मैं इसके पहले थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि जब हम लोग माननीय योगी जी 17 में आए तो स्टाम्प विभाग का पूरी रेवेन्यू आती थी 12-13 हजार करोड़, 12 से 13 हजार करोड़। पूरे यूपी के रेवेन्यू आती 74,000 करोड़।
आज इसी स्टाम्प विभाग के रेवेन्यू बढ़ के हो गया 28,000 करोड़। कहाँ 13,000 करोड़, कहाँ 28,000 करोड़। पॉइंट नंबर 1। तो इसको दो ही इकबाल है कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का यह क्षेत्र है, जीरो करप्शन पर उन्होंने जोर देना शुरू किया। जीरो करप्शन पर हम लोगों ने सारे पैच को बंद करना शुरू किया। उस फंड से हमारी रेवेन्यू बढ़ गई, वरना वो फंड कहीं और जा रहा था, किसी घर जा रहा था, किसी के जेब में जा रहा था। उसको जो पैच को रोका गया, उसका कारण एक तो यह है। दूसरा क्या है कि नया नया चीज ला गया हम लोगों ने। प्रधानमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से अपेक्षा किए थे कि सब लोग अमृत काल में कुछ नया सोचिए, कुछ नया करो। तो उसमें हमने देखा कि एक हमने बहुत बड़ा प्रयोग किया। जैसे उदाहरण से मैं आपसे लेता हूं, हर लड़की को अपने मायके में प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। लड़कियां लोकाचार में कहती हैं, नहीं नहीं भैया हम नहीं लेंगे, भैया हम नहीं लेंगे, तो ही ले लेंगे। भाई को दे देती है अपने। सिविल के मुकदमे में सबसे अधिक जो पट्टेदारी के मुकदमे हैं तो भाई भाई के परिवार की है, भाई भतीजा का है कि मेरा ये हिस्सा था तुम नहीं दियो। तो जल्दी ही मामा भांजे का मुकदमा का दौर शुरू होने वाला था। क्या हो रहा था कि महिलाएं या बहनें मायके में लोकाचार के कारण से यह कहती हैं भैया हमको हिस्सा नहीं चाहिए, हम ससुराल में ठीक है, तुम ही रख लो। तो ओरल कहती हैं। या बहुत भाई समझदार हैं तो 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखवा लेते हैं कि हम नहीं लेंगे। ये जो 100 रुपए के स्टाम्प वाला है यह लीगल नहीं था। कल को बहन या बहन के बच्चे अपने मामा पर मुकदमा ठोकेंगे कि लीगल मेरी माँ का हिस्सा था तो हमको नहीं दिए हो, इस मकान में इस जमीन में मेरा हिस्सा दो। तो मामा भांजे का मुकदमा दौर शुरू होना था। वही उदाहरण था। सामने हमारे बैठे हुए हैं माननीय मंत्री साहब, अभी क्या करते हैं कि इनके पास 4 लड़के हैं। ये चाहते हैं कि मैं लड़कों को आज ही बांट दूं ताकि कल को विवाद न होने पावे। अगर ये आज ही बच्चों को बांटेंगे तो स्टाम्प लगेगा, जबकि बेटा न बाप से खरीद रहा है न पैसा दे रहा है। लेकिन जो हमारे प्रैक्टिस होती थी, इनको सर्किलेट का माना कि प्रॉपर्टी कीमत 1 करोड़ रुपए है तो 7 लाख रुपए स्टाम्प देना पड़ेंगे। और अगर बहन भी छोड़ देगी अपने मायके में तो 7% यानी 1 करोड़ प्रॉपर्टी है 7 लाख स्टाम्प देगी। तो हमने कहा यह अव्यवहारिक है, इसको हटाना चाहिए। अब हमने प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अब कर दिया कि भाई परिवार के रिश्ते में कोई भी प्रॉपर्टी अगर लिखनी हो तो हमने उसको स्टाम्प को हटा दिया, केवल कर दिया 5,000 रुपए। एक पिता अपने बेटा को, अपनी बेटी को, दामाद को, बहू को, नाती को, पोता को, बहन अपने भाई को कुछ भी लिख दें, वो प्रॉपर्टी कितना करोड़ का हो, केवल 5,000 लिया जाएगा। एक लिफाफे के अंदर हम चेक भेजते हैं तो पोस्ट ऑफिस का चार्ज लेता है लिफाफे का, न कि उसके अंदर का जो अमाउंट लिखा है वो चार्ज लेता है। तुमने विभाग से कहा बताओ क्या कर रहे थे, कसर परंपरा है, इसे होता चला रहा है, एक्ट के पार्ट है। हमने कहा एक्ट बदलने के लिए हम लोग बैठे हुए ना, चलो बदलो। जल्दी एक और कानून लेकर आ रहे हम। माना कि आपके फोर फादर की प्रॉपर्टी बटी नहीं, दादाजी थे वो बटा नहीं, अच्छे संबंध थे, दादा 3 भाई थे, तीनों भाई दादाओं के भाइयों में से 12 बच्चे हो गए, इन 12 में 32 बच्चे आप लोग हो जाते हैं। अब आपको लगता है कि चलो आज हम लोग अपनी प्रॉपर्टी को बांट लेते हैं, कोई कहाँ खेती करे, कोई कहाँ खेती करेगा। तो इसको हम बांटने जाते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन होता है कि हम जाएंगे सिविल कोर्ट में एक मुकदमा करेंगे कि मेरे दादाजी इतने भाई थे, उनके इतने इतने बच्चे थे, हम इतने बच्चे हो गए, हम इस प्रॉपर्टी को पूरब में या पश्चिम में बटेंगे। तो आज वकील साहब नहीं है, आज स्ट्राइक हो गया, तो आज जज साहब नहीं है, तो आज ही नहीं। सबको सेटलमेंट होने के बाद भी टाइम लगता है, महीनों लगता है। पार्ट बी क्या था कि हम जाते हैं तहसील में कुटुंब को बनाते हैं रजिस्टर, और कुटुंब रजिस्टर बनाने के बाद हम देते हैं कि हमारा ये बांट दो आपस में, फाट का अलग कर दो। फिर डेट पर डेट पड़ रहा है। हम जल्दी उसको लेके आ रहे हैं कि 5,000 रुपए में पूरे खानदानी कई पुस्तकों की प्रॉपर्टी को 5,000 रुपए जमा करिए और आपका 5 मिनट में सारे सेटलमेंट को हम कर देंगे रजिस्टर्ड और आपका नाम चढ़ जाएगा। ये हम जल्दी करने जा रहे हैं। उससे क्या होगा कि सिविल के मुकदमे भाई बंधु खत्म हो जाएंगे, तहसील के मुकदमे कम हो जाएंगे, और त्वरित हमने एक्शन लिया, हमारा कल से आज नाम चढ़ गया और कल से उसको सेल करें, व्यापार करें, बैंक से लोन लें, हम फ्री हो जाते हैं। एक नवाचार हम लेकर के आ रहे हैं। इसकी चर्चा बाकी राज्यों में भी हो रही थी, खैर हम इस पे भी चर्चा करेंगे। अब आपने महिलाओं का यहाँ पर जिक्र किया है तो बनास डेयरी प्लांट का हम बात कर लेते हैं। आपने कहा कि बहुत सारी महिलाओं को फायदा भी हुआ, तो कितनी महिलाएं और कैसे फायदा मिला है? हम उसके पहले और एक बात क्लियर कर दें।
महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 काम अच्छा किया। उसमें एक मेरे विभाग का काम है। माना कि आप प्रॉपर्टी लिखवाएंगी तो आप पर स्टाम्प है 4%, और भाई के नाम पर लिखवाएंगे, पिता नाम लिखवाएंगे तो 5% है। यानी महिलाओं को 1% छूट दिया जा रहा है स्टाम्प में। उस कारण से क्या हुआ कि हर आदमी 1% स्टाम्प बचाने के लिए अपने घर की पत्नी को, अपने बहन को, अपने बेटियों के नाम पर मालिक बना दे रहे हैं उनको, क्योंकि उनका 1% का स्टाम्प बच रहा है। माना 1 करोड़ प्रॉपर्टी है, आपके भाई लिखवाएंगे, पिता लिखवाएंगे तो उस पर स्टाम्प आएगा 5 लाख रुपए, और पिता कहते हैं 1 लाख बचाना है, चलो बेटी के नाम पे लिखवा दो, बहन के नाम पे लिखवा दो, तो स्टाम्प लगता है 4 लाख रुपए। यानी छूट रखा है 1% का। उसी प्रकार से महिला दिवस था अभी 2 दिन पहले, तो उसमें क्या होता था कि महिलाओं के लिए अच्छे प्रयास किया गया कि सारे प्रधानमंत्री आवास भी महिलाओं को मालिक बना रहे हैं। अमूल डेयरी भी यह प्रयास कर रहा है कि हम आसपास गांव में जो समूह बना रहे हैं, समूह बना करके महिलाओं को ही रोजगार मिलना है और महिलाओं की इनकम बढ़ेगी। समूह के माध्यम से दूध खरीदेंगे, दूध के माध्यम जो इनकम होगी वह बांटा जाएगा, तो उससे कई लाख परिवारों का इनकम बढ़ने जा रहा है। पॉइंट नंबर 1, जो वहाँ काम करने वाले लोग भी हैं तो वह प्रयास कर रहे हैं कि 50% में रखें महिलाओं को, तो महिलाओं को नौकरी मिल रही है और महिलाओं को उद्यम का भी अवसर मिल रहा है। यानी कि एक फैसला और इसके कई ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं। और महिलाओं को लेकर आगे क्या कुछ योजना है, क्योंकि आधी आबादी का अगर हम बात करें तो कई सारे फैसले ऐसे लिए गए जिससे सीधा फायदा मिला है महिलाओं को, उसका फायदा हम रिजल्ट के वक्त भी देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपके चैनल का यूज करते हुए छा जाता हूँ बैक में। आप देखें कि हमारा देश में वेद पुराण संतों ने लिखा है, मनुष्यों ने लिखा है। वेद पुराण क्या कहता है कि सबसे अधिक सम्मान दिया है सनातन परंपरा में, जो हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हम अपने संस्कृति के लिए थे। तो क्या था कि लक्ष्मी नारायण, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, सीता राम, सीता मैया पहले, राम जी बाद में आते हैं, राधा कृष्ण। इसलिए हमारा में परंपरा में सबसे सम्मान था महिलाओं का, फिर पुरुष का था। उसको और हम मजाक में ले आ रहे हैं कि लक्ष्मी चाहिए तो माँ लक्ष्मी से मांगिए, शक्ति मांगना हो तो माँ काली से मांग लीजिए, और विद्या मांगना है तो माँ बगस से मांग लीजिए। सारा कुछ दिया है हमारी देवियों को, शक्ति भी दिया, विद्या भी, लक्ष्मी दिया। धीरे धीरे क्या हुआ समाज के अंदर, जब मुगल हमारे यहाँ 250 साल राज्य की, तो उनकी आक्रमण से 3 कुरीति पैदा हुई हमारे समाज के अंदर। एक कुरीति क्या पैदा हो गया कि उनकी निगाह से बचाने के लिए पर्दे में आ गए, पल्लू में आ गए, मुस्लिम बहनें बुरखा में आ गई। उन्हीं के खौफ से, जो मुगल काल आक्रमणकारी थे, उनके खौफ से हम शुरू कर दिए बाल विवाह। जल्दी से विवाह कर दो, निकाल दो, हमारी खत्म जिम्मेदारी, बाल विवाह आता है। और तीसरी कुरीति आती है रात में चुपके से विवाह कर देना। रात में जो विवाह की परंपरा है, वेद में क्या कहता है कि रात में संध्या के बाद वेद का मंत्र नहीं करते हैं। लेकिन हम 250 साल गुलाम थे मुगलों के हम, उसमें क्या हो गया कि रात में चुपके से पेट्रोल से गैस जला करके बेटी के विवाह कर दो, सूरज निकलने के पहले पहले उसको विदा कर दो। ये परंपरा बन गई कि विदा करना शुभ है, जबकि कुरीतियां थी, जबकि मुगलों के आक्रमणकारी से हमारे भय के कारण कर रहे थे हम। अब देश आजाद हो गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि 250 साल में हमारा होता है 30 पुस्त। हमको याद कितना है, 3-4 पुस्त कहानी याद है, दादी ऐसे करती थी, तो हमने मान लिया। तो इस कारण से माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने इसको कुरीति मानते हुए आधी आबादी साथ में चलेंगे और उनको पूरा पूरा अवसर दिया जाए। उसी अवसर में अब तो लोकसभा के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी 33% की आरक्षण आ गई। पूरा आरक्षण में जो मेरा मानना है, जो हमको लगता है कि अगला चुनाव जब होगा 27 के बाद गठन कर देंगे, हर क्षेत्र में नई नई विधानसभा जो केवल बहनों के लिए होगा, माताओं के लिए होगा। अब वो लोकसभा विधानसभा के अंदर बैठ करके नीति बनाएंगी।